जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं आपके कैफ टू टैक्स प्रैक्टिसेस और रिसेंटली हम जो टॉपिक हमारा अंडर डिस्कशन है वो आपका है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपकी कौन-कौन सी इनकम्स कवर होती हैं। इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो स्कोप है, जो हेड है, इसमें क्या-क्या आपके इस हेड के अंडर आता है। आज जो हमने डिस्कस करना है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो इनकम फॉल करती है, उस इनकम को अर्न करते वक़्त जो मेरे एक्सपेंसेस होते हैं, जो मेरे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कौन-कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं मैं लेस कर सकता हूँ। डिडक्शंस अलाउड, ठीक है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 10-11 पॉइंट्स हैं। हम वन बाय वन सारों को डिस्कस करते हैं। हमने एक चीज़ डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमारी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, वो टैक्सेबल है ऑन अक्रूवल बेसिस। तो नॉर्मली, जनरली, ठीक है, जो इनकम अक्रूवल बेसिस पर टैक्सेबल हो, उसके एक्सपेंसेस भी आपको अलाउ होते हैं अक्रूवल बेसिस पर। ठीक है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपको उस इनकम के सारे जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो आपको अलाउ होंगे अक्रूवल बेसिस पर। लेकिन जहां पर वो मेंशन कर देगा कि ये वाला स्पेसिफिक जो एक्सपेंस है, स्पेसिफिक जो एक्सपेंस है, ये आपको पेड बेसिस पर अलाउ होगा, तो उस केस में वो वाला एक्सपेंस आपको कैश बेसिस पर ही अलाउ होगा। हम अभी देखेंगे कि जो हमारी एक्सपेंसेस हमें गिवन है, एक सेक्शन है, सेक्शन 16 है, 16 है मेरे ख्याल में आपकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। उसमें उसने कुछ 10 से 11 टाइप ऑफ डिडक्शन एक्सपेंसेस आपको दिए हैं कि ये एक्सपेंसेस आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेस कर सकते हैं अगर आपने इनकर किए हैं तो। उसमें एक या दो, मैक्सिमम दो पॉइंट्स हैं जो आपको पेड बेसिस पर अलाउ है। ठीक है, मैं आप इसलिए मैं आपको कहता हूं जब आपने एक बुक में कोई चीज पढ़नी है, खासतौर पर लॉ के सब्जेक्ट्स के अंदर, तो आपने एक एक वर्ड पर गौर करना है। पेड लिखा हुआ है या पेएबल लिखा हुआ है। जहां पर सिर्फ पेड लिखा होगा मींस जब तक पेमेंट नहीं होती आपको ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। जहां पर पेड और पेएबल लिखा होगा वहां पर मीन ये है कि आपने चेक पेमेंट की है या नहीं की। आपने अगर इनकर कर लिया है एक्सपेंस, जो हम अक्रूवल बेसिस में करते हैं, अगर मैंने एक एक्सपेंस इनकर कर लिया है तो मेरा एक्सपेंस होगा, चेक मैंने पेमेंट की है या नहीं की। तो इसका मतलब यही होता है कि अक्रूवल बेसिस पर रेलेवेंट एक्सपेंस आपको अलाउ होगा। अब हम वन बाई वन सारे एक्सपेंसेस को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। उससे पहले अगर आपके इससे पहले जितना हमने कवर किया है उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या इस जो भी हमने फ्यूचर में कवर करना है आपने कहीं से और से पढ़ा है या आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपको कुछ किसी और चीज के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जैसे फ्री होऊंगा एड्रेस कर दूंगा। अगर आप वन बाय वन पूछना चाहते हैं, आप कॉल पे पूछना चाहते हैं या वॉइस नोट के थ्रू पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक गिवन है, आप वहां पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फ्री होकर वहां पर आंसर कर दूंगा। जी, हमारी जो सबसे पहली डिडक्शन है, आपने हर चीज को गौर से पढ़ना है। पहली बात, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम। नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम वो ही है जो हमने एओपी एंड सैलरीड इंडिविजुअल एंड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल जो हमने रेट्स पढ़े थे, वो सारी सारी इनकम जिन पर वो वाले स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होते हैं उनको हम कहते हैं नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम वाली इनकम। ठीक है, वो कहते हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के केस में आपको ये एक्सपेंसेस अलाउ होंगे। अब वन पे वन डिस्कस करते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स ऑफ ए बिल्ड टू ए बिल्डिंग, ये अब आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आपका एक्सपेंस है, उसकी बात कर रहे हैं। आपने अकाउंटिंग में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस पढ़ा होगा। एंड अलाउंस, अलाउंस होती है प्रोविजन, ये आपको एक्चुअल बेसिस पर अलाउ नहीं कर रहा, अलाउंस बात कर रहे हैं। allowance equal to 1/5% of the rent chargeable to tax in respect of the building for the year computed before। जो आपने लास्ट लेक्चर में जो हमने रेंट की वैल्यू कैलकुलेट की थी, रेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, रेंट जो आप रिसीव कर रहे होते हैं, एनी फॉरफिटेड अमाउंट एंड 1/10% ऑफ या 10% ऑफ जो आपकी
रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, उसकी जो अमाउंट होती है वो आपकी रेंट में इंक्लूडेड होती है। तो वो ये कह रहा है कि बेशक आपका रिपेयर एक्सपेंस पूरे साल में जीरो हो, रिपेयर एक्सपेंस बेशक आपका पूरे साल में जीरो हो, आपको फिर भी 1/5% ऑफ रेंट आपको एज ए रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस अलाउ होगा। किसके अगेंस्ट? सिर्फ बिल्डिंग के अगेंस्ट। हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ी है दो चीजें, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट आपका कहां पर फॉल करता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल करता है। लेकिन जो पहला वाला एक्सपेंस है ये सिर्फ ओनली फॉर बिल्डिंग है। ठीक है, हम यहां पर लिख देते हैं, यहां पे जो पॉइंट ए है ये ओनली फॉर बिल्डिंग, ये लैंड पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें सेकंड पॉइंट क्या है? अलाउड इक्वल टू 10% ऑफ, सॉरी 20% ऑफ रेंट ऑफ बिल्डिंग। हो सकता है कि आपने लैंड भी रेंट पर दिया हो, आपने बिल्डिंग भी रेंट पर दी हो, ठीक है, तो जो बिल्डिंग का रेंट होगा उसका आपने 20% लेना है, 1/5% लेना है। जहां पर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में गिवन है मिस्टर इमरान खान, उसने एक बिल्डिंग दी हुई है रेंट पे, उसका पूरे साल का जो रेंट है वो है 10 लाख रुपए। जो उसने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा किया है, मतलब रिनोवेट कराया है, पेंट कराया है, सारी चीजें दोबारा लगवाई है, कुछ सेटिंग करवाई है, जो उसका रिपेयर का एक्सपेंस हुआ है एक्चुअल, वो हुआ है 1,50,000 रुपए। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि आप मिस्टर इमरान खान की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लेंगे रेंट, कितना आ जाएगा आपका? 10 लाख रुपए। इसमें से आप लेस करेंगे डिडक्शन, जहां पर एक ही डिडक्शन है, यहां पर एक ही एक्सपेंस है, वो क्या है? आपका रिपेयर। अब मेरा एक्चुअल कितना है? 1,50,000 रुपए। पॉइंट ए क्या कह रहा था? अलाउंस अलाउ होगा। आपने एक्चुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस को यहां पर कंसीडर ही नहीं करना। आप सिंपली क्या लेंगे? रेंट डिवाइडेड बाई 5, ये आपका बनता है 2 लाख रुपए। आप लेस कर देंगे, आपको इनकम कितनी बन जाएगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 8 लाख बन जाएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मैं कहता हूं मेरा जो एक्चुअल लगा था रिपेयर पे, वो लगा था 4,50,000 रुपए। उस केस में भी जो मुझे अलाउड है वो है सिर्फ रेंट। कौन सा रेंट? बिल्डिंग वाला रेंट। बिल्डिंग वाले रेंट का सिर्फ जो 1/5 है वो मुझे अलाउ है। ये मतलब ये है कि ये मुझे एक्चुअल बेसिस पर लाओ, नहीं एजम्पशन बेसिस पर लाओ। मैं कहता हूं कि मेरे जो रिपेयर एक्सपेंस है वो जीरो है, इस साल मैंने कोई एक्सपेंस नहीं किया, इनकर किया एक्चुअल में, लेकिन फिर भी मुझे रिपेयर क्या अलाउ होगा? रेंट का 20%, 1/5 पार्ट ऑफ जो रेंट होगा मुझे अलाउ होगा, मुझे ये लाजमी अलाउ होगा। ठीक है, रेंट आपका रिपेयर एक्सपेंस जीरो था, फिर भी आपका रिपेयर आपको अलाउ होगा 20% ऑफ आपकी रेंट। अगर मेरा रिपेयर एक्सपेंस 20% ऑफ रिपेयर एक्सपेंस रेंट से कम है, फिर भी मुझे कितना अलाउ होगा? 20% ऑफ रेंट ही अलाउ होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं, और ये पॉइंट सिर्फ लैंड के रिलेटेड था जी। नॉर्मली क्या होता है, आप बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ठीक है, तो वो ये उस पॉइंट उस रिलेटेड है। एनी प्रीमियम पेड और पेएबल, मतलब जो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस होगा वो आपको अक्रूवल बेसिस पर अलाउ होगा बाय द पर्सन इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन। जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है सिर्फ आपको बिल्डिंग का अलाउ है, इंश्योरेंस एक्सपेंस आपको लैंड का अलाउ नहीं है, आपको सिर्फ बिल्डिंग का अलाउ है, और ये अक्रूवल बेसिस पर अलाउ है। अगर मैंने इंश्योरेंस करवाई आज की डेट में 15 सितंबर 2022, ठीक है, और मैंने पेमेंट इसकी करनी है 30 अक्टूबर 2023 पे। अब मेरा टैक्स खत्म हो रहा है 30 जून 22 पे, सॉरी 23 पे। तो जो मेरा 9 मंथ का एक्सपेंस है, जहां से बनता है सितंबर से आगे बनता है 30 जून 23 तक, वो मैंने पेमेंट नहीं की,
लेकिन इनकर किया है, मुझे अक्रूवल बेसिस पर अलाउ होगा। ये था पॉइंट 2। अब पॉइंट सी क्या है? पॉइंट सी कहता है जो आप अगर किसी कमर्शियल एरिया में रहते हैं, आपका घर है लाहौर, इस्लामाबाद, किसी भी कमर्शियल एरिया पे जहां पर आपको हर साल एक प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है डोमेस्टिक गवर्नमेंट को, वो रेट वेरी करते हैं। वो आपकी बिल्डिंग है, आपका शॉप है, आपकी मतलब मेन फ्रंट फ्रंट पे आपका घर है या बैक स्ट्रीट में आपका घर है, तो रेट्स वेरी करते हैं। जो वो वाला रेट टैक्सेस वगैरह आप लोकल अथॉरिटी को पे कर रहे होते हैं, लोकल गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं, वो टैक्सेस भी आपको अलाउ होते हैं। वो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों के केस में अलाउ होते हैं। ठीक है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी, यहां पर बिल्डिंग या लैंड स्पेसिफिकली नहीं कह रहा, प्रॉपर्टी कह रहा है। तो ये वाला जो एक्सपेंस हमारा पॉइंट सी है, ये लैंड एंड बिल्डिंग दोनों के लिए आपको अलाउ होता है। ठीक है, और ये लेकिन कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि जब जो आपका टेनेंट था उसने आपको पेमेंट करते हुए आपका 15,000 रुपए इनकम टैक्स क्या कर लिया, काट लिया है, डिडक्ट कर लिया है। ये जो इनकम टैक्स है ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, इस इनकम टैक्स का क्या करना है ये जब हम आगे जाएंगे, थोड़े मेच्योर होंगे, हम तब वहां पे डिस्कस करेंगे। जब मैं एक प्रॉपर लॉन्ग न्यूमेरिकल करवाऊंगा उसमें ये चीजें मैं इंक्लूड करूंगा, वहां पर हम देखेंगे कि मैंने इस इनकम टैक्स का क्या ट्रीटमेंट करना है। जी नेक्स्ट पॉइंट डी, एनी ग्राउंड रेंट पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। जी एनी ग्राउंड रेंट, हो सकता है कि मैंने ग्राउंड एक लैंड लीज पर लिया हो, ठीक है, और लीज के अगेंस्ट आपको रेंटल देने पड़ते हैं बैंक को। तो उस लीज ग्राउंड के ऊपर, लीज लैंड के ऊपर मैंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की। अब वो बिल्डिंग कौन हो, तो मैं हूं जितने अरसे की मेरी लीज लैंड है, तो मैंने बिल्डिंग दे दी रेंट पर। अब क्योंकि मैं उस बिल्डिंग जो मेरी लैंड के ऊपर खड़ी हुई है उसका मैं रेंट देता हूं, जो ग्राउंड रेंट होगा आपने जो पे किया होगा आपको, वो भी एक्सपेंस में आप कर सकते हैं। पेड और पेएबल ये भी आपको अक्रूवल बेसिस पर अलाउ है। अब नेक्स्ट कहता है नॉर्मली क्या होता है, आपने काम किया, आपके पास पैसे नहीं थे, आप बैंक के पास गए, बैंक से आपने लोन लिया। ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया, आपने लोन लेकर घर खरीदा, घर बनाया, जो भी किया, और उस घर को आपने रेंट पर दे दिया, या लैंड आपने परचेज किया, लैंड आपने रेंट पर दे दिया। ठीक है, अब उस लोन जो कि आपने बिल्डिंग के लिए लिया है, लैंड के लिए लिया है, और आपने उसको रेंट पर दे दिया है, तो वो जो आप उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, जो प्रॉफिट पेड या पेएबल कर रहे होंगे, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, वो आपको एक्सपेंस अलाउ होगा। फिर पॉइंट एफ, हम देखते हैं कि पॉइंट एफ क्या है। जी पॉइंट एफ है कि अगर आप को थोड़ा बहुत नॉलेज हो कि जो आपकी इस्लामिक फाइनेंसिंग है उसमें क्या होता है कि आपको जो रेंट, कोई गाड़ी है, कोई बिल्डिंग है, कोई प्रॉपर्टी है, बैंक परचेज करके देता है, कहता है मैं आपको परचेज करके देता हूँ, मैं परचेज करता हूँ, आप मुझसे इतने में परचेज कर लें। हम उसको एक दे रेंटल एंड प्रॉफिट ही दे रहे होते हैं, लेकिन हम कह रहे होते हैं कि ये रेंट शेयर ऑफ रेंट है। जो हम शेयर ऑफ रेंट की, अगर हमने ऐसी कोई बिल्डिंग परचेज की है जो जिसमें हमारी जो है वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ शेड्यूल्ड बैंक अंडर स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर हमने ऐसी स्कीम के अंडर कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज की है और हम उस बैंक को या उस इंस्टीट्यूट को जो शेयर ऑफ रेंट दे रहे होते हैं वो आपके एक्सपेंस होता है, तो लॉ कहते हैं आप वो जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो भी आपको एज एक्सपेंस अलाउ होगा, आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी आपने प्लेज कराई हुई है, मॉर्गेज कराई हुई है, ठीक है, आपने आपको एक लोन चाहिए था, आपने लोन लेने के लिए अपनी जो प्रॉपर्टी है, एक बिल्डिंग है जो आपने रेंट पर आगे दी हुई है, आप उस बिल्डिंग को क्या करते हैं, मॉर्गेज करवा देते, उसको प्लेज करवा देते हैं। तो जो आप मॉर्गेज पे कर रहे होंगे, जो आप प्रॉफिट पे कर रहे होंगे, जो आप मार्कअप पे कर रहे होते हैं, वो आप यहाँ पर लेस कर सकते हैं। प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड, ये पेड के ऊपर है, अगर आप पे करेंगे तो अलाउ होगा। ठीक है, अगर अक्रूवल है तो अक्रूवल पे अलाउ नहीं होगा। ये वाला जो एक्सपेंस है पॉइंट जी, ये आपको कैश बेसिस पर अलाउ होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट एच, पॉइंट एच में वो आपको कहता है कि नॉर्मली क्या होता है कि हो सकता है कि मेरे पास 10 प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, और मैंने सारी रेंट पर दी हुई है। अब उन प्रॉपर्टीज की का केयर टेकर मैंने एक हायर किया हुआ है, मैंने कुछ उनके रेनोवेशन की है, या मैंने कुछ एक टीम बनाई हुई है, उनको मैं सैलरी पे करता हूँ, मैंने उनको
बाइक्स दी हुई हैं, ठीक है, कि आप जिस जाएं आप रिकवरी करेंगे, उनका फ्यूल मैं क्या करता हूँ, मैं बियर करता हूँ, उनको मैं रिपेमेंट करता हूँ, रिइंबर्समेंट करता हूँ। तो लॉ कहता है कि अगर आपके कोई एडमिनिस्ट्रेशन या कलेक्शन चार्जेस हैं रिलेटेड टू उस इनकम के, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में के हेड में आपकी टैक्स हो रही है, तो उस केस में आप मैक्सिमम, ठीक है, उस केस में आप मैक्सिमम 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द ईयर। अब इसका क्या मीनिंग है, जब हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात की थी वो हमारा था कि अलाउंस बेसिस, हमारा एस्टिमेटेड था, एक फिक्स, हमने जो भी एक्सपेंस किया हमने उसको इग्नोर कर देना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के केस में जो रेंट बन रहा है उसका हमने 20% क्या कर लेना है, एक्सपेंस क्लेम कर लेना है। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है, इसमें आपका एक्चुअल जो खर्चा हुआ है एडमिन एक्सपेंसेस का, वो मेरा हुआ है 1,50,000, ठीक है, और जो मेरा जो रेंट है पूरे साल का वो मेरा है 20 लाख रुपए। अब मैंने क्या करना है, इनकम कैलकुलेट करनी है। रेंट मेरा आ गया 20 लाख रुपए, इसमें से मैं लेस करूंगा डिडक्शंस, ठीक है, कुछ भी डिडक्शन गिवन नहीं है। सबसे पहले मैं लेस करूंगा रिपेयर, मुझे पता है रिपेयर मुझे अलाउ होगा 20 लाख, जब मैंने 0 रुपया लगाया मुझे इसका 50% क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, ये बनते 4 लाख रुपए, मैं लेस कर दूंगा, ठीक है। फिर मैंने लेस करना है एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस मेरे एक्चुअल कितने इनकर हुए हैं, एक्चुअल मेरे इनकर हुए 1,50,000, ठीक है। जो मुझे अलाउड है मैक्सिमम कितने अलाउ है, मैक्सिमम जो मुझे अलाउ है 4% ऑफ रेंट 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 2 मिलियन, ये बनते हैं 16,000 रुपए। हम कैलकुलेटर ओपन करें, ये सॉरी बनते हैं 80,000 रुपए। अब मेरा जो ये वाली अमाउंट है 80,000 जो मुझे मैक्सिमम अलाउ है, और जो एक्चुअल हुआ है 1,50,000 हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां पर कितना क्लेम करूंगा, सिर्फ 80,000 ही क्लेम कर सकता हूं। मैं कहता हूं मेरा एक्चुअल जो रेंट था वो था 60,000 रुपए, जो मैंने एक्सपेंस किया, एडमिन एडमिन एक्सपेंस जो मैंने किया, रिकवरी एक्सपेंस जो मैंने इनकर किए हैं वो 60,000 है, ठीक है। और जो 4% ऑफ, जो 4% ऑफ जो टैक्सेबल इनकम है वो बन रहा है 80,000, तो मुझे फिर एक्चुअल अलाउ होगा, ठीक है। मैक्सिमम मुझे कितना अलाउ है, 4% ऑफ 20 लाख या 4% ऑफ रेंट। लेकिन जो अगर एक्चुअल कम है 4% से, तो मैं जो एक्चुअल अलाउ होगा, अगर एक्चुअल ज्यादा है 4% ऑफ टैक्स प्रॉपर्टी अगर रेंट है जो, तो फिर मुझे जो 4% ऑफ रेंट है वो अलाउ होगा। क्लियर जी, आपका ये वाला पॉइंट था। अब इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्मली क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई बंदा कब्जा कर लेता है, या कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेता है, या कोई आपको केस कर लेता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मिस्टर तैफूर ने कब्जा किया हुआ है, तो उस केस में उसके अगेंस्ट जो आप लॉयर को, जो लीगल सर्विस जिस बंदे से आप ले रहे हैं, उसको जो आप पेमेंट्स करेंगे उस प्रॉपर्टी के केसेस के अगेंस्ट, आपको वो पेमेंट्स भी अलाउ हैं, आपको वो एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। फिर कॉन्सेप्ट आता है बैड डेट का। बैड डेट का हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपका जो टेनेंट है उसके पास पैसे नहीं है, आपको कहता है कि मैं अगले महीने दूंगा, अगले महीने दूंगा, जहां से आपके 6 महीने हो गए आपको पैसे नहीं दे रहा, आपका बैड डेट बन गया। आपने अकाउंटिंग में FI1 में बैड डेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जहां पर भी आपका रेंट रिसीवेबल था, बंदा भाग गया, पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, आप उसे कहा कि चलो जहां से सामान उठाओ अपने घर जाओ और जगह खाली करो, पैसे आपको वो नहीं दे रहा। तो लॉ कहता है कि आप बैड डेट को एज एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसने कुछ कंडीशन बता दी। कंडीशन क्या है, वो कहते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के रेंट के अगेंस्ट आप बैड डेट क्लेम करना चाहते हैं, उस बंदे ने वो प्रॉपर्टी खाली कर दी हो, ठीक है, उसने खाली कर दी हो या आपने खाली करवा दी हो, आपके पास अब रह उस प्रॉपर्टी में रह ना रहा हो। फिर कहते हैं कि आपने सारी जो रीजनेबल स्टेप्स थे, उसके अगेंस्ट केस करना था, उसको थप्पड़ मरवाने थे, कोई बंदों से पकड़वा के उसको मार करवानी थी, जो भी करवाना था, जो रीजनेबल स्टेप्स थे रिकवरी के, जो पाकिस्तान में हमारे इर्द गिर्द हो रहे होते हैं धमका धमको के, आपने सारे ले लिए। उसके बावजूद भी वो आपको पैसे नहीं दे रहा, डीट बन गया जस्ट लाइक नवाज शरीफ।
तो फिर वो कहते हैं तीसरा पॉइंट ये है कि आप उस रेंट को पिछले किसी पीरियड में ऑलरेडी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवा चुके होंगे तो फिर अलाउ होगा। देखिए हमने क्या कहा था, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है वो आपको अलाउ होती है, आपकी टैक्सेबल होती है अक्रूवल बेसिस पर। अगर मैंने रेंट रिसीवेबल बुक किया हुआ है तो मीन ये हुआ कि मैंने रेंट इनकम भी तो अपनी टैक्स करवाई होगी ना, अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड की होगी। अब अगले साल आके वो बंदा भाग गया है तो फिर मैं उसको क्या कर सकता हूँ, अपना एक्सपेंस क्लेम कर सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका बैड डेट का, आप ये पढ़ लेंगे, बिल्कुल आसान सी बात है जी। वो कहते हैं कि अगर आपने ठीक है ना बैड डेट क्लेम कर लिया, वो बंदा भाग गया, उसको फिर कोई खौफ खुदा होता है या उसको ज़मीर जागता है, अंदर से कुछ झंझोड़ता है कि यार ये गलत बात है, आप किसी बंदे का हक खा रहे हो, जाके पैसे दे दो। तो लॉ कहता है कि अगर आपको बाद में कोई रिकवरी होती है, फुल अमाउंट रिकवर होती है, पार्शियल अमाउंट रिकवर होती है, जितनी भी अमाउंट रिकवर होती है, आप उसको दोबारा इनकम में ऐड कर देंगे। चलिए जिस तरह बैड डेट्स हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, पहले मैंने एंट्री रिकॉर्ड की, अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट, सेल क्रेडिट, ठीक है, सेल मेरी इनकम का पार्ट बन गई, मेरे प्रॉफिट का पार्ट बन गई। जब नेक्स्ट पीरियड में जाके अगर वो मेरा बैड डेट एक्सपेंस बनता है, मैं एंट्री क्या रिकॉर्ड करता हूँ, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। अब उतनी ही अमाउंट से, बैड डेट की अमाउंट से मेरी इनकम दोबारा रिवर्स हो गई। जो मैंने पहले सेल रिकॉर्ड की थी अब उसका इंपैक्ट हो गया जीरो, क्योंकि सर मैंने उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। अब इन फ्यूचर अगर मुझे रिकवरी हो जाती है, मैं क्या एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ, बैंक डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, मीन मैं दोबारा अपनी उतनी अमाउंट से इनकम इंक्रीज कर रहा हूँ। टैक्स भी वही कह रहा है कि इन फ्यूचर अगर आपको बैड डेट्स की रिकवरी होती है तो आपने क्या करना है, उसको अपनी इनकम का दोबारा पार्ट बना देना है। कौन सी इनकम का, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बना देना, अगर वो आपको रेंट रिकवर हो रहा है, ठीक है। अगर आपको बिजनेस वाले बैड डेट रिकवर हो रहे होंगे उसको हम पार्ट बना देंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बना देंगे। फिर एक और कॉन्सेप्ट है लॉ के अंदर, अक्रूवल बेसिस है, ठीक है। अक्रूवल बेसिस पर हम बात कर रहे हैं टैक्स ईयर 2022, कब एंड हुआ है ये, 30 जून 22 पर एंड हुआ है। आप अपनी प्रॉपर्टी की वर्किंग कर रहे थे, आपने एक एक्सपेंस क्लेम किया, आपने एंट्री रिकॉर्ड की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 50,000, सॉरी इंटरेस्ट हुआ नहीं, सैलरी एक्सपेंस कर लेते हैं। आपने एंट्री रिकॉर्ड की, सैलरी एक्सपेंस डेबिट एंड सैलरी पेएबल क्रेडिट, ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। ये आपका मैंने एंट्री रिकॉर्ड कब की, टैक्स ईयर 2022 में रिकॉर्ड की। अब अक्रूवल है तो मुझे क्या चाहिए कि मैं अगले टैक्स ईयर में जुलाई में या अगस्त में क्या कर दूं, इसकी पेमेंट कर दूं। लेकिन मैं टैक्स ईयर 23 में भी इसकी नो पेमेंट, टैक्स ईयर 24 में भी इसकी नो पेमेंट, टैक्स ईयर 25 में भी इसकी नो पेमेंट। अब देखिए लॉ कहता है कि जिस साल आपने अक्रूवल बेसिस पर एक एक्सपेंस क्लेम किया एंड आपने एक लायबिलिटी रिकॉर्ड की, एंड अगर आप उस लायबिलिटी को नेक्स्ट 3 टैक्स ईयर में, देखिए नेक्स्ट 3 टैक्स ईयर 23, 24 एंड 25 में अगर नो पेमेंट नहीं करते, नॉट पेड, तो आपने जिस टैक्स ईयर में आपके 3 साल कंप्लीट होंगे तो उसके जो फॉलोइंग टैक्स ईयर होगा, टैक्स ईयर 26, अगर आप उसमें भी पेमेंट नहीं करते तो आप इस लायबिलिटी को रिवर्स कर देंगे। मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी सैलरी पेएबल डेबिट 25,000 से डेबिट कर देंगे आप, और आप क्रेडिट कर देंगे सैलरी एक्सपेंस। जब आपका सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट होगा मतलब ये होगा आपका एक्सपेंस कम हो रहा है और आप उतनी अमाउंट से इनकम क्या हो जाएगी, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ कहता है कि अगर आपने एक एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पर क्लेम किया है और अगर आप उसकी नेक्स्ट 3 टैक्स ईयर्स में पेमेंट नहीं करते तो जब 3rd ईयर आपका एंड होगा उससे नेक्स्ट ईयर में आप उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अब मैंने रिवर्स कर दी, इनकम में दोबारा पार्ट बना दिया। अब मैं टैक्स ईयर 27 या 28 या 29 जब भी एक्चुअली दोबारा पेमेंट करता हूं इस लायबिलिटी की, तो लॉ कहता है जब आप इसको पेमेंट करोगे तो आप दोबारा एक्सपेंस क्लेम कर लोगे। उस साल जिस साल आप पेमेंट करोगे
आप दोबारा एक्सपेंस क्लेम कर लोगे 25,000, ठीक है, एंड कैश अब हम कब कैश पेमेंट कर रहे हो, आपकी ये 25,000 से क्रेडिट हो जाएगी, अब दोबारा एक्सपेंस क्लेम कर लोगे। अब हम इसको बुक में पढ़ते हैं। Where a person has been allowed a deduction for expenditure incurred in deriving rent chargeable to tax under the head income from property, and the person has not paid the liability or part of liability to which the reduction with a relates within 3 years of the end of tax year in which the reduction was allowed। मतलब जो साल आप रिडक्शन क्लेम की उससे नेक्स्ट 3 टैक्स ईयर में आपने पेमेंट लाजमी करनी है। अगर आपने पेमेंट नहीं की तो अनपेड अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। जो अनपेड है, हो सकता है मैंने 25,000 का एक्सपेंस क्लेम किया था, नेक्स्ट ईयर आगे मैं 10,000 पे कर दिए, तो 3 साल बाद मेरे पास कितनी अमाउंट पेबल बचेगी, 15,000 बचेगी, पार्शियल पेबल अमाउंट है, ठीक है, मैं इसको क्या कर दूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा, मतलब रिवर्स कर दूंगा, अपने इनकम का पार्ट बना दूंगा। अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द फर्स्ट टैक्स ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ 3 टैक्स ईयर्स। 3 टैक्स ईयर्स कब खत्म हो रहे हैं, मेरे 3 टैक्स ईयर खत्म हो रहे हैं टैक्स ईयर 23, 24 और 25, ठीक है। तो अगर मैं 25 तक पेमेंट नहीं करता और 26 में भी नहीं करता, 26 में मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा अपनी इस एक्सपेंस को और इनकम का पार्ट बना दूंगा। फिर लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि अगर इन फ्यूचर आप दोबारा पेमेंट करते हैं तो आप उसको क्या कर लेंगे, एज एक्सपेंस या एज रिडक्शन आप क्लेम कर लेंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो यहाँ पर एज एक्सपेंस अलाउ करवा लिया है, आप डिडक्शन क्लेम कर ली है, और तो आप उस एक्सपेंडिचर की किसी और हेड ऑफ इनकम के अंडर आप उसकी जो एक्सपेंस है वो क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई आप कॉमन एक्सपेंस कर रहे हैं तो आप उसकी अपॉर्चमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डिडक्शन वाला पोर्शन। हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के जो पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।